कहानी शुरू होती है जब युआन एक अजीब कोठरी में जागता है। उसे याद नहीं वहां कैसे पहुंचा। तभी पास की कोठरी से जिन नाम की लड़की उसे पीछे हटने को कहती है ताकि वह कांटों से बच सके। युआन मुश्किल से बचता है और जिनसे शरारत बंद करने को कहता है उसे लगता है यह मजाक है। दीवार के छेद से देखने पर उसे पता चलता है कि वह बस एक डरी हुई लड़की है जो शायद खुद शिकार है। जिन ने बताया कि कांटों वाली दीवार हर कुछ मिनट में पास आती है और वे जल्द ही कुचले जाएंगे, पर उसने हिम्मत रखने को कहा क्योंकि अब वे साथ हैं और भागने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। युआन उससे कुल्हाड़ी मांगता है ताकि खिड़की तोड़कर उसे बचा सके, पर जिन उस पर भरोसा नहीं करती और वापस आने की कसम खाने को कहती है, नहीं तो वह दोनों को वहीं मरने देगी। युआन तैयार है, पर जिन की कुल्हाड़ी छेद में फंसकर टूट जाती है। उम्मीद टूटने पर जिन रोने लगती है। उसे डर है कि वह कुंवारी ही न मर जाए। तभी युआन को लोहे का पलंग दिखता है। वह उसे तोड़कर छड़ देने को कहता है ताकि खिड़की तोड़ सके। उसके ऐसा करते ही युआन खिड़की से तभी बाहर निकलता है जब कांटे उस पर बंद होने वाले होते हैं। इसके बाद जिन उसे उसकी कसम याद दिलाने के लिए पुकारती है, लेकिन वह तब तक बहुत दूर जा चुका होता है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब कांटेदार दीवार और करीब आती है, जिन जोर जोर से रोती है और कहती है कि सारे मर्द कमीने होते हैं। युआन छत से आकर हाथ बढ़ाता है और जिन माफी मांगती है। सुरक्षित होने पर वे कूदते हैं, पर जिन के कारण युआन की पवित्रता को चोट पहुंचती है। फिर वे सीढ़ी से उतरते हैं, पर टूटी होने से वे समुद्र में गिर जाते हैं। युआन जिन हेतु ढाल बनता है, जिससे वह पानी में गिरकर डूबने लगता है। जब तक जिन उसे पानी से बाहर निकालती है, वह बेहोश हो चुका होता है और वह उसे एक लाइट हाउस में ले जाती है। अंदर पहुंचते ही यांग नाम का युवक पीछे से चाकू तानकर पूछता है कि वे कहाँ हैं और वह यहाँ कैसे आई। वह प्रतिद्वंद्वी गैंग के बारे में भी पूछता है, पर जिन अनभिज्ञता जताती है। यांग उसकी छाती घूरते हुए धमकी देता है कि सच न बोलने पर वह उनका रस निचोड़ देगा। तो जिन उसे बताती है कि वह सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट है जो अचानक उस अजीब जगह पर जाग गई और उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह कहाँ है। यांग गुस्से में युआन की उंगलियां कुचल देता है, जिससे वह तड़प उठता है। यांग पूछता है क्या वह जिन को जानता है, पर युआन मना कर देता है। जिन उसे पुरानी बातें याद दिलाती है, लेकिन चिढ़ा हुआ यांग युआन को चाकू मारने के लिए उठाता है। फिर वह इरादा बदल चाकू जमीन पर मार देता है और चेतावनी देता है कि अपनी बातें तय कर लें, क्योंकि वह मजाक नहीं कर रहा। युआन रोने धोने लगता है जैसे कोई बेकार मिच हो, जो जिन को हैरान कर देता है, क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो वह कितना सिग्मा था। वह यांग को समझाती है कि वे बहुत ऊंचाई से गिरे थे और युआन के सिर के पिछले हिस्से पर सबसे ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए हो सकता है कि उसे भूलने की बीमारी और पहचान सांग शी हो गई हो। इसी वजह से वह जोर देकर कह रहा है कि उसने जिन को कभी नहीं देखा। यांग उसकी दलील नहीं मानता और उसे झूठा बताता है कि वे दुश्मनों के भेजे हुए हैं। वह दोनों को मारने का फैसला कर युआन से शुरुआत करता है, पर जिन की मिन्नतें देख वह उसे आखिरी मौका देकर पूछता है कि क्यों पहली बार मिला लड़का उसके लिए जान जोखिम में डाल रहा था। युआन एक कट्टर सिंप था, पर जिन को एहसास होता है कि जवाब समय में है। वह कहती है कि जैसे पुराने दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, वैसे ही कम समय के अजनबी एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। यह बात उस लड़के के दिल को छू जाती है और वह मानता है कि भले ही उसके कुछ बचपन के दोस्त निस्संदेह उसके लिए अपनी जान दे देंगे, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसका मतलब है कि वह सही थी। वह युआन को जाने देता है और जिन उस लड़के को उस दिन की बातें और जान बचाने की बहादुरी याद दिलाती है, पर उसे कुछ याद नहीं। वह कहता है कि उसे बस क्लास में मैगजीन पर जूस गिराना याद है। तभी जिन लाश के शरीर को छूती है और कहती है कि इतनी नमी वाले मौसम में एक मम्मीकृत लाश देखना वाकई अजीब है। तो वह उसकी कपड़े उतारती है और हैरानी की बात है कि उन्हें उसकी छाती पर कुछ नंबर खुदे हुए मिलते हैं। वैसे भी वह खुद को दोस्ताना अंदाज में एक गैंग के सदस्य के रूप में परिचित कराता है और कहता है कि शायद उन्हें किसी गैंग लॉर्ड के गुर्गों द्वारा तस्करी करके लाया गया है, लेकिन जिन कहती है कि यह उनके अनुभवों से मेल नहीं खाता, खासकर जब उन्होंने काल कोठरी में कांटों से भरी दीवार देखी थी। उसे लगता है कि वे किसी पहेली वाले साहसिक खेल में हैं और मुख्य उद्देश्य भागना है, इसलिए उनके लिए सुराग ढूंढना शुरू करना सबसे अच्छा होगा। तभी जिन को मम्मी के कान में एक स्क्रॉल दिखा और उन्हें द्वीप का नक्शा मिला। इसे देखते ही युआन को लगा कि उसने इसे पहले देखा है, जैसे इसे उसके किसी परिचित ने बनाया हो। पर जब भी वह अपने अतीत और हालात याद करने की कोशिश करता है, उसके सिर में तेज दर्द होता है। अगली सुबह वह उन्हें साथ चलकर जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए जगाता है, पर पूरी तरह भरोसा न होने के कारण वह उन्हें तब तक गुलाम बनाए रखता है जब तक उनकी वफादारी साबित न हो जाए।
जंगल में थोड़ी दूर जाने पर वे एक जाल से बचते हैं जिस पर ताजा खून लगा है, जो आसपास इंसानों या जानवरों की मौजूदगी का संकेत है। जिन उत्साहित होकर कहती है कि अगर वहां और लोग हैं तो उनके जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन यांग उसे कहता है कि इतनी भोली मत बनो और अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचता है। फिर उसने उन्हें रसद जुटाने को कहा और बताया कि उन्हें आधा हिस्सा ही मिलेगा। वह उस खरगोश को खाता है जिससे जिन जुड़ी थी। जिन दुखी होकर एक निवाला भी नहीं ले पाती। अचानक सनकी के हार्मोन बढ़ जाते हैं और वह जिन को बिस्तर लगाने भेजकर युआन को गुफा से दूर रहने की चेतावनी देता है। जब यांग अंदर जिन को घुटनों के बल देखता है तो वह उस पर झपटता है। जिन की चीख सुनकर युआन सतर्क हो जाता है, जिसे अंदर आने से मना किया गया था। धमकियों के बावजूद युआन गुफा में जाकर यांग को जिन को न मारने को कहता है। गुस्साया यांग उसे जमकर पीटता है, पर युआन कहता है कि वह सबको एक टीम मानता है, जिसमें यांग उनके योद्धा और जिन हीलर हैं। ये बंदा बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए यांग चिढ़कर उसे समझाने में और समय बर्बाद नहीं करने का फैसला करता है। हालांकि युआन की बातें यांग के दिमाग में घूमती रहती हैं और उसे एहसास होता है कि वे ही चीके गुर्गे नहीं हैं। साथ ही उसे यह भी शर्म आती है कि उसे युआन जैसे मूर्ख से उपदेश सुनना पड़ा। तभी एक आदमी की मदद की पुकार सुनकर सब झाड़ियों में छिप गए। जिन ने उसे जाल के लिए टोकना चाहा, पर युआन ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वे देख सकें कि उसका पीछा कौन कर रहा है। अंत में एक स्थानीय निवासी कुल्हाड़ी से उस आदमी को बेरहमी से मार देता है और स्क्रीन पर उसका गेम ओवर हो जाता है। उस आदमी की भयानक मौत देखने के बाद वे लोग गुफा में लौट जाते हैं और युआन सोचता है कि कहीं वह द्वीपवासी नरभक्षी तो नहीं है जिसे अपने जैसे इंसानों का स्वाद पसंद है। लेकिन यांग उसे कहता है कि बेवकूफी भरे सवाल पूछने के बजाय अपनी बंस रोटियों का ध्यान रखे। सुबह वे खाना जुटाते हैं, पर जिन चूहे को देख चीखती है। यांग चाकू लेकर आता है, पर चूहा देख वह उसे डांटता है क्योंकि उसकी चीखें नरभक्षियों का ध्यान खींच सकती हैं। युआन कहता है कि यांग जल्दी आ गया, जो उसकी फिक्र दिखाता है, पर यांग मना कर देता है और खुद को सख्त अल्फा मेल बताता है। कुछ देर बाद जिनको पेशाब लगती है और वह जंगल के एक निजी हिस्से में खुद को हल्का करने जाती है और हैप्पी बटन के साथ छेड़छाड़ करती है। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है और दो नरभक्षी उसे पकड़ लेते हैं। वह मदद के लिए चिल्लाती है और लड़के उसकी दिशा में दौड़ते हैं, पर वे डरपोक हैं, इसलिए झाड़ियों में छिपकर योजना बनाने लगते हैं। बेचारी जिनके पास नरभक्षी हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी लड़के उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे पहले कि वे कुछ करते, वह नरभक्षी अचानक मर गया और उसका साथी भाग निकला। तभी बंदूक लिए एक सुनहरी बालों वाली लड़की आई, जिसने अपना नाम पुलिस विभाग की ट्रेसी कैंडी बताया। वह उन्हें पास की चट्टान में छिपे अपने दल में बुलाती है। जिन उत्साहित है क्योंकि उसे वहां ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। निकलते समय यांग पूछता है कि क्या वह कभी चीन गई है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने उसे पहले देखा है। उसके अमेरिकी होने के दावे के बावजूद वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और हल्के से इनकार कर देती है कि उसने उसे कभी देखा है। इसे बस किसी और की हमशक्ल होने की बात कहकर टाल देती है। वह झुककर देखती है कि नरभक्षी मर चुका है। तभी अचानक तीर चलने लगते हैं और भी नरभक्षी हमला कर देते हैं। वे सुरक्षित जगह भागते हैं जहां ट्रेसी नरभक्षियों को गोली मार देती है और बाकी तीनों को नाले के पास रुकने को कहती है। अकेले होने पर यांग कहता है कि वे सिर्फ खुद पर भरोसा करें और लाइट हाउस के नक्शे या कोड की जानकारी किसी से न बांटें, क्योंकि वे नहीं जानते कि कौन दुश्मन हो सकता है। उसे यकीन है कि वे किसी गैंग के लिए काम नहीं कर रहे और वह उन्हें सुरक्षा देगा, बशर्ते वे उसकी बात माने। जिन युआन के साथ जाने को कहती है, जबकि युआन रणनीति सोचकर यांग की टीम में शामिल हो जाता है। फिर यांग वफादारी की शपथ लेने को कहता है और वे सुख दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं। तभी ट्रेसी उनसे जुड़कर बताती है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए इस खतरे में बचने के लिए उन्हें उसकी टीम के साथ मिल जाना चाहिए। वे गुफा में जाते हैं जहां 3 लड़के हैं। एक लड़का कहता है कि उसने नए लोगों के लिए गोलियां बर्बाद कर दी। गुस्साया यांग उसे कॉलर से पकड़ लेता है और सबक सिखाने लगता है। तभी एक व्यक्ति उसे रोककर कहता है कि उनके अपने नियम हैं, वे जानवरों जैसे नहीं हैं और सबको कानून मानना होगा। साथ ही हल्के अपराधों पर निर्वासन की सजा दी जा सकती है, लेकिन गंभीर अपराधों पर मौत की सजा भी हो सकती है और ट्रेसी उनकी जल्लाद के रूप में काम करेगी। यांग असहमत है क्योंकि उसे ट्रेसी पर भरोसा नहीं और लगता है कि वह कभी भी तानाशाह बन उनकी जान ले सकती है। पर ट्रेसी कहती है कि व्यवस्था के लिए यही रास्ता है और अगर उसे शर्तें या नियम पसंद नहीं तो वह जा सकता है।
यांग रुकने के लिए राजी हो जाता है और बाकी लोग अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले बड़े उम्र के जापानी व्यक्ति इशिगाकी, फिर एक व्यक्ति विंग और अंत में वह आदमी जिसने यांग को नाराज किया था, जिसका नाम रोमियो है, जो एक ब्रिटिश है। यांग और उसके दल के सदस्य भी अपना परिचय देते हैं और ट्रेसी उस दिन की अपनी खोज के बारे में रिपोर्ट करती है। सबसे पहले वह बताती है कि उसने एक विशाल वास्तुशिल्प परिसर देखा जो भाप में ढका हुआ, अंधेरा और सोया हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई विशालकाय राक्षस। इशिगाकी मांद जांचने को कहता है, पर विंग और रोमियो सुरक्षित रहने के लिए मना करते हैं। एक नया समूह जुड़ गया है, इसलिए इशिगाकी यांग और उसकी टीम से वोट मांगता है। यांग संदेह जताते हुए टीम को वोट करने देता है, जिन वोट नहीं देती, जबकि युआन इशिगाकी का साथ देते हुए उसे खोजने की बात कहती है। इशिगाकी, ट्रेसी और युआन के समर्थन से बाकी दो के विरोध के बावजूद इशिगाकी को अपनी जीत लगती है, पर यांग जिद में मना कर देता है ताकि वह इशिगाकी का नेतृत्व परख सके। इशिगाकी ने द्वीप से भागने में साथ देने वाले को 1 करोड़ देने का प्रस्ताव देकर यांग को चौंका दिया, तो रोमियो ने तुरंत इशिगाकी को वोट दे दिया। हैरानी की बात है कि यांग ने जवाब में एक और कीमत पेश की, इशिगाकी द्वारा दी गई राशि को 3 गुना कर दिया और यह भी जोड़ दिया कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इशिगाकी के पास सारा पैसा है और आखिरकार वही जीत गया है, इसलिए वही इसकी फंडिंग करेगा। बेशक रोमियो फिर पक्ष बदल लेता है क्योंकि उसे पैसों के लिए झुकने में कोई आपत्ति नहीं और अंत में इशिगाकी ही जीतता है। आखिरकार वे उस इमारत को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसे ट्रेसी ने दिखाया था, लेकिन उससे पहले यांग ट्रेसी को एक तरफ बुलाता है, उसे कुछ काफी घटिया बात कहता है, शायद उसके साथ जल्दी से कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बाद में वे उस वास्तुशिल्प संरचना तक पहुंचते हैं। इशिगाकी उस संरचना की पहचान एक पिरामिड के रूप में करता है जो दक्षिण अमेरिका के माया पिरामिडों के समान है, लेकिन जब तक वे इसका अन्वेषण नहीं कर लेते तब तक वे निश्चित रूप से नहीं जान सकते। अंदर जाते ही जिन डरी हुई है क्योंकि जगह बड्डी होने से डर बढ़ता जा रहा है, पर युआन सकारात्मक और वीआर गेम साइट पर पहुंचने को लेकर उत्साहित है। वह उसे खुश रहने को कहता है क्योंकि बाहर निकलने के बाद उनके पास इशिगाकी का 30 मिलियन युआन का चेक होगा। कुछ देर बाद ट्रेसी एक जलती हुई जगह पर पहुंचती है और मान लेती है कि किसी ने हाल ही में वहां आग लगाई थी, लेकिन युआन बताता है कि जंगली लोग बैटरियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि यह जरूर उन्हीं जैसे कुछ लोग रहे होंगे। खैर, अब जब वे पिरामिड के सामने हैं, इशिगाकी सुझाव देता है कि वे अंदर जाकर अन्वेषण करें, लेकिन रोमियो कहता है कि उसे अभी भी अपना सिर अपनी गर्दन पर ही पसंद है, न कि किसी जंगली के पेट में। इसके बाद यांग सुझाव देता है कि वे 2 टीमों में बंट जाएं, जिसमें एक टीम पिरामिड के अंदर जाए और दूसरी टीम बाहर रहकर बैकअप के रूप में काम करे। इशिगाकी उन लोगों का चयन करता है जो उसके साथ अंदर जाएंगे, जिसमें वह खुद नेता के रूप में, ट्रेसी उनकी सुरक्षा के लिए, जिन चिकित्सा सहायता के लिए और वांग शारीरिक कार्य के लिए शामिल हैं। जैसे ही पहली टीम अंदर जाती है, रोमियो यांग को एक तरफ बुलाता है और उससे इशिगाकी को धोखा देने के लिए दोनों के बीच सहयोग करने की बात करता है, लेकिन यांग उसे कॉलर से पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि उन्हें खेल का साथी न समझे। वास्तव में वह उससे उसके $30 मिलियन का चेक भी छीन लेता है। अंदर टीम को कुछ पुरालेख मिले जिन्हें बिना समझे वे आगे बारज गए। तभी जिनको युआन की वह बात याद आई जहां उसने माना था कि उसने यांग को जहर दिया था, क्योंकि यांग ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। माना जाता है कि उसने अपने बालों की रिबन में कुछ मिलाया था, लेकिन जब से उन्होंने टीम बनने की शपथ ली थी, उसने उसे इलाज भी दे दिया था, जिससे यांग के पेट में तेज दर्द होता। और अभी यही वह समय है जब उस दवा का असर शुरू होने वाला है। जैसा कि वह अनुमान लगाती है, यांग को बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ठीक उसी समय जंगली लोग वहां आ जाते हैं और पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ते हुए तीर चलाने लगते हैं। यांग उठ नहीं पाता, जबकि रोमियो और युआन सुरक्षित भागते हैं, पर युआन घायल यांग को देख लौटकर उसे उठाता है और पिरामिड की तरफ बढ़ता है। हालांकि रोमियो ने अभी अभी एक स्विच बटन ढूंढा है जो पिरामिड के दरवाजे बंद कर देता है, इसीलिए जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे नीचे आता है, युआन और यांग पूरी ताकत से दौड़ते हैं और आखिरी क्षण में यांग लात मारकर अंदर घुस जाता है, जिससे दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। बाकी टीम बाहर शोर सुनकर लौट आती है और यांग बताता है कि रोमियो ने उन्हें बाहर बंद करने की कोशिश की थी। हालांकि इशिगाकी समझाते हैं कि रोमियो शायद बहुत परेशान था और बाकी सभी को बचाने के लिए दरवाजा बंद करके सही कदम उठाया, इसलिए उसके कार्य क्षम्य हैं। वैसे भी चूंकि वे अंदर बंद हो गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, इशिगाकी सुझाव देते हैं कि उन्हें अब किसी और रास्ते की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। तभी जिन युआन के हाथ पर सूजन देखती है और उसे फाड़ देती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि युआन को एक न्यूरोटॉक्सिन से गोली मारी गई है जो उसके दिल तक पहुंचते ही उसकी जान ले लेगा, वह शोक में डूब जाती है।
अधिकतम उसके पास केवल 10 घंटे बचे हैं। वह रोते हुए खुद को दोषी मानती है कि वह उसे बचा नहीं सकी, जबकि यांग बाहर जाकर इलाज लाना चाहता है क्योंकि युआन उसकी वजह से घायल हुआ है। हालांकि युआन सबको शांत कर कहता है कि वह जीवित है और दरवाजा बंद होने के कारण उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। इशिगाकी युआन के जीवित रहने के बेहतरीन गुणों से प्रभावित है, जबकि उसके पास कोई कौशल नहीं है। इसलिए इशिगाकी अब अंदरूनी रास्ता खोजकर 10 घंटे के भीतर जंगली लोगों से युआन का इलाज कराना चाहता है। रोमियो अपनी कायरता के कारण वोटिंग की मांग करता है क्योंकि वह जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, पर सब उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। टीम पानी और चमकदार फ्लोरोस्पार वाली जगह पहुंचती है जहां युआन को यह दृश्य जाना पहचाना लगता है। तभी उन्हें पानी से मदद की पुकार सुनाई देती है, जहां 4 लोग फंसे हैं और एक के पास बेहोश आदमी है। इशिगाकी उनसे अपना परिचय देने और यह समझाने के लिए कहता है कि वे पानी में कैसे पहुंचे, और वे लोग बताते हैं कि वे भी बिना किसी कारण के खुद को इस द्वीप पर पाए। बेहोश व्यक्ति को पकड़े आदमी ने जल्दी बाहर निकलने को कहा क्योंकि वह प्रोफेसर जंगली भाषा और रास्ता जानता है। कोई और बेहतर विकल्प न होने पर इशिगाकी की टीम उन लोगों की मदद के लिए एक पत्थर बंधी हुई रस्सी फेंकती है। वे उन्हें धीरे धीरे खींचकर सुरक्षित बाहर निकालते हैं और दूसरी टीम के टीम लीडर आंद्रेई कहते हैं कि उन्होंने उनकी टीम को बचाने के लिए उन पर एहसान कर दिया है। इशिगाकी देखता है कि आंद्रेई के एब्स उसकी भीगी लकड़ी से भी ज्यादा सख्त हैं, तो वह सभी से अपना परिचय और पेशा बताने के लिए कहता है। आंद्रेई बताता है कि वह एक रूसी भाड़े का सैनिक है जो एक इजरायली सैन्य संगठन के साथ काम करता है, और उसके साथी हैं एक तेज तर्रार बात करने वाला डिंग, न्यूजीलैंड की एक गृहिणी चेरी, और अंत में प्रोफेसर गिरो जो एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हैं और प्राचीन सभ्यताओं के विशेषज्ञ हैं। गिरो को होश आ जाता है और वह समझाता है कि दीवार पर लिखावट के अनुसार जैसे ही वे उस इमारत की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचेंगे, बाहर निकलने का रास्ता अपने आप प्रकट हो जाएगा। बाकी लोग समझते हैं कि वह सबसे ऊंचा पत्थर का स्तंभ ही होना चाहिए, लेकिन उनकी समस्या यह है कि एक निश्चित समय अंतराल में कुछ जल निकासों से भारी जलधारा निकलती है, जिससे पानी का स्तर अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ जाता है। संभवतः यही वजह थी कि प्रोफेसर बेहोश हो गए, जबकि उनकी टीम के सदस्य उनकी मदद करते हुए फंस गए। इसलिए उन्हें रणनीतिक रूप से यह तय करना होगा कि किस स्तंभ पर चढ़ना है और भारी जलधारा के बीच फंसने से बचना है। जैसे ही आंद्रेई बोल रहे होते हैं, एक और भारी जलधारा गिरती है और एक स्तंभ चकनाचूर हो जाता है। यांग उन्हें जल्दी कार्रवाई करने और कम से कम एक स्तंभ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि समय उनके खिलाफ है और युआन की तबीयत हर मिनट बिगड़ती जा रही है। लेकिन इशिगाकी उन्हें लापरवाही न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फिलहाल टीम के अधिकांश सदस्य यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग लंबे नहीं हैं उनके लिए स्तंभ पर चढ़ना मुश्किल होगा। यांग समझ जाते हैं कि यह सच है और वह सोचते हैं कि पहले किस स्तंभ पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन युआन उन्हें बताते हैं कि यह बहुत आसान है और उन्हें सीधी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक उनके सामने वाले स्तंभों से शुरू करके सबसे ऊंचे स्तंभ की ओर बढ़ना चाहिए। टीम के सदस्य उसकी सलाह की पुष्टि करते हैं और स्तंभों के बीच तैरने की दूरी और हर स्तंभ पर चढ़ने की ऊंचाई की गणना करते हैं। लेकिन चेरी चिंतित हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक प्यारी गृहिणी है, इसलिए उनके कलाबाजी कौशल तो बेडरूम में ही सबसे अच्छे दिखते हैं। कुशलता के लिए सदस्य तय करते हैं कि आंद्रेई और वांग जैसे लंबे लड़के पहले ऊपर जाएं और फिर दूसरों को चढ़ने में मदद करें। चूंकि स्तंभों के बीच की दूरी 30 मीटर है, आंद्रेई कहते हैं कि उन्हें वहां तक तैरने और ऊपर चढ़ने में 1 मिनट लगेगा और बाकी सभी को पार कराने में 8 मिनट लगेंगे। हालांकि किटी रोमियो फिर से अपनी डरपोक जुबान खोलता है, यह कहते हुए कि कुछ लोग दूसरों के लिए चढ़ाई को धीमा कर देंगे और जो आखिरी में चढ़ेगा उसके बहाव में बह जाने का खतरा रहेगा। यांग उससे पूछता है कि वह इस बारे में क्या करने की योजना बना रहा है, और रोमियो सुझाव देता है कि वे अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए पर्ची निकालें ताकि यह तय हो सके कि किस क्रम में उन्हें ऊपर खींचा जाएगा। हालांकि जिन उसके डरपोक तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर युआन जैसा कमजोर व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण पर्ची निकाल लेता है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन रोमियो कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युआन टीम के लिए बोझ है। लेकिन यांग गुस्से में आ जाता है और उसे लात मारता है, क्योंकि जाहिर है कि इसका मतलब यह हो सकता है कि गंभीर रूप से घायल युआन को समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। बाकी लोग यांग को उस डरपोक की पिटाई करने से रोकते हैं, और जब वे पर्ची निकालते हैं तो दुर्भाग्य से युआन 6ठे नंबर पर आता है। गृहिणी रोने लगती है क्योंकि वह आखिरी नंबर पर आती है, लेकिन इशिगाकी उसके साथ जगह बदल लेता है, क्योंकि उसकी पर्ची उसे सबसे पहले बचाए जाने वाले व्यक्ति के रूप में चुनती है। इसके बाद तेज धारा आ जाती है तो आंद्रे, वेंग और यांग तैरकर पार जाते हैं और एक खंभे पर चढ़ जाते हैं।
एक एक करके वे टीम के सदस्यों को ऊपर खींचते हैं, लेकिन समय लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जल्द ही इशिगाकी की बारी आ जाती है। वे उसकी ओर रस्सी फेंकते हैं और वह मुश्किल से उसे पकड़ पाता है। अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़ लेता है, लेकिन आखिरकार वे उसे ऊपर खींच लेते हैं, इससे पहले कि तेज धारा उसे कोई नुकसान पहुंचा सके, और वे राहत की सांस लेते हैं। जैसे ही वे अगली धारा का इंतजार करते हैं, टीम यह सोचती है कि ये अनपढ़ और असभ्य जंगली लोग इतनी जटिल संरचनाएं कैसे बना सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि वास्तव में यह एक गेयन संरचना है, जिसे जीवित रहने की क्षमता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है, और यह माया सभ्यता का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि वे फिलहाल दक्षिण अमेरिका में हैं। प्रोफेसर सभी को चौंका देते हैं जब वे बताते हैं कि ये जंगली लोग गेयन नहीं हैं, बल्कि गेयन के लिए सेवा भोजन, गुलाम और सैनिक हैं, क्योंकि इन तथाकथित गेयन लोगों को सर्वोच्च माना जाता था, जिनके पास अमृता और ऐसी बुद्धिमत्ता थी जो आप केवल अपने सपनों में ही सोच सकते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि माया लोगों ने गेयन नाइट्स को कैसे हराया, लेकिन पता चला कि गेयन नाइट्स अचानक अपने द्वीप के साथ गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। फिर से युआन को सिरदर्द होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने हर एक चीज का अनुभव किया है, जिसमें प्रोफेसर का व्याख्यान भी शामिल है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि कहां या कैसे। इसी समय पानी की धारा फिर से अंदर आ जाती है और सभी लोग बच जाते हैं और खुश होते हैं कि वे जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी वे दीवार के एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा देखते हैं, लेकिन चूंकि प्रोफेसर पुष्टि करते हैं कि प्राचीन लेखन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबसे ऊंचा स्तंभ ही दरवाजा खोलने के लिए सक्रिय होगा, इसलिए सभी लोग समय रहते वहां पहुंचने का फैसला करते हैं। भले ही वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि पानी की धारा वहीं रुक जाएगी या फिर सबसे ऊंचे स्तंभ को पूरी तरह ढंकने तक बढ़ती रहेगी। वे सबसे ऊंचे स्तंभ पर पहुंचते हैं और आंद्रे, जो सबसे पहले वहां पहुंचता है, कहता है कि उसने एक दरवाजा देखा है, लेकिन जब यांग चढ़ रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह वापस नीचे गिर जाता है। आंद्रे अकेले ही बाकी लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, जबकि चेरी, जो सबसे पहले पहुंचती है, 1 मिनट की शोहरत के लिए अपनी समझदारी को ताक पर रख देती है और दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ा देती है। ट्रेसी उसे जल्दी देख लेती है और चेतावनी देती है कि ऐसा न करे, लेकिन वह मूर्खता से दरवाजे पर थपथपाती है, जिससे वह खुल जाता है और उसे अंदर बंद कर देता है। टीम समझ जाती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन इशिगाकी चिल्लाता है कि उन्हें उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रोफेसर कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस दरवाजे पर लिखी बातों के अनुसार तभी असली रास्ता खुलेगा जब टीम का एक सदस्य बलिदान हो जाएगा। असली रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रोफेसर कुछ निर्देश पढ़ते हैं, जिनमें यह भी लिखा है कि जल स्तर कम करने के लिए एक ड्रेनिंग सिस्टम सक्रिय किया जाएगा। लेकिन जब सब तैर रहे होते हैं, डिंग थककर डूबने लगता है। उसे बचपन याद आता है जब वह हकलाता था और बच्चे उसे तंग करते थे, पर एक बुजुर्ग ने उसे बचाकर हार न मानना सिखाया था। यह उसे अंत तक रस्सी पकड़कर रखने के लिए प्रेरित करता है और आखिरकार टीम उसे सफलतापूर्वक खंभे तक खींच लेती है और वहां सभी सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, टीम को कुछ सांप की खाल और भी खाली खोपड़ियां मिलती हैं, लेकिन तभी युआन का शरीर जलने लगता है और उसे मम्बल रैप में अपनी छुपी हुई प्रतिभा का पता चलता है, जिससे जिन समझ जाता है कि जर ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। आंद्रे युआन को पकड़ने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन यांग जोर देता है कि वह खुद ही यह करेगा। हालांकि चूंकि आंद्रे जोर देता है और वह ताकतवर भी है, इसलिए यांग कहता है कि वह युआन को पकड़ सकता है, लेकिन अगर उसने कोई बेवकूफी की तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं जो वेदी और निकास की ओर जाती हैं। यांग तेजी से बढ़ता है क्योंकि युआन के इलाज के लिए समय कम बचा है। वे एक नक्काशीदार दरवाजे पर पहुंचते हैं और प्रोफेसर उसे पढ़ते हैं। उसमें नरबली का जिक्र है। फिर वे ट्रेसी को वेदी पर लेटने को कहते हैं। वह बिना सोचे समझे लेट जाती है और दरवाजा खुल जाता है, पर उसके उठते ही दरवाजा बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि बाहर जाने हेतु एक और बलि चाहिए। हालांकि वेंग सुझाव देता है कि वे वेदी पर किसी इंसान की जगह कुछ पत्थरों का वजन डालें और फिर वे सभी पत्थर खोजने के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ देर तक बिना नतीजे के खोजने के बाद रोमियो ताना मारता है कि अगर वे पत्थर नहीं ढूंढ पाए तो वेंग को ही बलि चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर वाली बात उसी ने सुझाई थी। कुछ देर बाद डिंग को कुछ बड़े पत्थर मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वेंग एक को उठाने की कोशिश करता है, वह मौसम के असर से आसानी से टूट जाता है। दुख की बात है कि वे स्वीकार कर लेते हैं कि उनके पास एकमात्र विकल्प यही है कि किसी एक को पीछे छोड़ दिया जाए। रोमियो फिर से अपनी मनहूस जुबान खोलता है, कहता है कि साफ है कि जिसे पीछे छोड़ना है वो युआन है, क्योंकि वह एक चलता फिरता लाश है जिसे सबके लिए खुशी खुशी मर जाना चाहिए। जिन इसका विरोध करता है और इशिगाकी की ओर मुड़ता है, उम्मीद करता है कि वह कहेगा कि यह गैर कानूनी है,
लेकिन वह समझाता है कि उनकी मौजूदा स्थिति में सबसे उचित यही है कि वे वोटिंग से इसका फैसला करें। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि युआन को बलिदान बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सच में किसी की जरूरत है, और अगर खुद इशिगाकी उस स्थिति में होता तो वह भी अपनी टीम के सदस्यों से कहता कि वे उसके बिना आगे बढ़ जाएं। फिर भी वह फैसला टीम पर छोड़ देता है कि वे वोटिंग से तय करें, और जिनकी निराशा के बावजूद 6 लोग, जिनमें प्रोफेसर भी शामिल हैं, युआन को पीछे छोड़ने के पक्ष में वोट करते हैं, और यहाँ तक कि यांग भी इस नतीजे को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन यांग अपनी छुरी निकालता है और कहता है कि जो भी उसके भाई युआन को पीछे छोड़ना चाहता है, उसे पहले उसकी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। रोमियो कहता है कि यांग नीच है और आंद्रे से युआन को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन आंद्रे कहता है कि एक साथी होने के नाते वह कभी भी युद्ध के मैदान में अपने साथी को नहीं छोड़ेगा। रोमियो न्याय के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन यांग उसे तब तक घूंसे मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता, और फिर पूछता है कि जो लोग रोमियो को पीछे छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, वे अपना हाथ उठाएं। अगले दृश्य में पूरी टीम युआन को बचाने के लिए दौड़ रही है, जिसकी सांसें हर मिनट कमजोर होती जा रही हैं। लेकिन रोमियो पीछे छूट गया, क्योंकि उसे साथ रखने के लिए किसी ने वोट नहीं दिया। भागते हुए वे प्रोफेसर यांग की चतुराई को सराहते हैं, जिसने युआन की जान बचाई, क्योंकि उन्हें पता था कि सब उस ड्रैग क्वीन से तंग हैं और कोई उसे पीछे छोड़ने से मना नहीं करेगा। आखिरकार लड़कों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वे फिर से खुले मैदान में आ जाते हैं। इसलिए वे सब इतने समय अंधेरे भूल भुलैया में रहने के बाद आखिरकार सूरज को देखकर बहुत खुश हैं। जल्दी से वे युआन को स्थिर करने के लिए कुछ सांप का एंटी वेनम ढूंढते हैं, और जब वह आराम कर रहा होता है तो यांग सुझाव देता है कि आंद्रे को उसके साथ कुछ पत्थर लेकर जाना चाहिए, ताकि वे वापस जाकर रोमियो को बचा सकें। आंद्रे के जाते ही वह और ट्रेसी एक दूसरे को देखते हैं। इशिगाकी यह देखकर चुप रहता है। उधर रोमियो जागकर खुद को अकेला पाता है। तभी गेट बंद हो जाता है और बाहर आने वाली चीज उसे निगल लेती है। उसकी डरी हुई चीख यांग और आंद्रे के सुनने वाली आखिरी आवाज होती है, इससे पहले कि वे यह तय करें कि उस जगह में फिर से जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब शायद वह मर ही चुका हो। इसी दौरान सतह पर युआन होश में आ जाता है, उन जड़ी बूटियों की वजह से जो उन्होंने उस पर लगाई थीं। लेकिन तभी डिंग घबराते हुए उनकी ओर दौड़ता है, क्योंकि उसके पीछे एक विशाल अजगर पड़ा है। वांग को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है, और किसी तरह यांग मंदिर से बाहर निकलते ही इस सांप से टकरा जाता है, तो वह उसे अपने चाकू से मारता है, लेकिन खुद भी चट्टान से नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से वह झील में गिरता है और घायल सांप झाड़ियों में वापस रेंग जाता है। इसके बाद यांग वांग को पानी से बाहर निकालता है और छाती पर दबाव देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद दोनों लोग झोंकों से निपटते हैं और फिर उस चीज को सूंघने के बाद बेहोश हो जाते हैं, जो आपको 7वें आसमान पर ले जाती है। सौभाग्य से उनकी टीम के सदस्य उन्हें ढूंढ लेते हैं और कुछ घंटों बाद दोनों को होश आ जाता है। लेकिन लगभग तुरंत ही उनके बीच में एक तीर चलाया जाता है और वे मुड़कर देखते हैं कि वे जंगली लोगों से घिरे हुए हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनका अंत आ गया है, जंगली लोगों का नेता अपने लोगों को और तीर चलाने से रोकता है और उनकी ओर बढ़ता है। हैरानी की बात है कि नेता चीनी भाषा बोलता है, इसलिए वह एक चमत्कारी चिकित्सक, एक आंख वाले आदमी की तलाश करता है जो ग्योन भाषा समझता है। जब वह देखता है कि वे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वह जंगली गुस्से में आ जाता है, ये सोचकर कि जिरोड और उसकी टीम ने उस आदमी को खा लिया है। लेकिन जिरोड धीरे धीरे समझ जाता है कि जिस एक आंख वाले व्यक्ति की बात यह जंगली नेता कर रहा है, वह उसका अपना प्रोफेसर है, जिसकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। अगले दृश्य में पुराने प्रोफेसर के अंतिम संस्कार को दिखाया गया है, जिसमें जिरोड भी मौजूद है और कुछ वर्दीधारी लोग दूर खड़े हैं। द्वीप पर जब टीम को जंगली लोगों के अड्डे में ले जाया जा रहा है, तो वह इशिगाकी को बताता है कि दिवंगत प्रोफेसर जिको कभी पुरातत्वविद और डॉक्टर दोनों थे। हालांकि भले ही जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह उनका प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन उसने कभी प्रोफेसर जिको को बाहर यात्रा करते नहीं देखा, जब तक कि उसने अपनी कोई क्लोन न बना ली हो। अब जब उनकी टीम को बचाने के लिए एक चिकित्सक की जरूरत है, तो अपनी टीम के सदस्यों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर आ गई है। लेकिन प्रोफेसर के साथ ऊपर जाते ही नेता उस पर चिल्लाया कि उसने बीमार पिता को मारने के लिए नकली डॉक्टर भेजी है। उनकी परंपरा नारीवादियों को परेशान कर सकती है, जहां महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं। पर चाचा की सलाह पर जिन को मौका मिला, अगर वह मुखिया को ठीक नहीं कर पाती तो वे सबको मार देंगे। आखिरकार जिन नेता को देखती है और उसका निदान मलेरिया के रूप में करती है। हालांकि वह कहती है कि उसे ठीक करने के लिए एक विशेष दवा देनी होगी। हालांकि यह दवा केवल एक विशेष पेड़ में ही मिल सकती है, इसलिए उन्हें उस पेड़ की तलाश करनी होगी। उम्मीद है कि वह पेड़ उस द्वीप पर मौजूद है। स्थिति को और भी खराब करने के लिए जंगली लोग केवल 3 लोगों को उस शिकार के लिए जाने और सूरज निकलने से पहले लौटने की अनुमति देते हैं, वरना उनकी टीम के सदस्यों को खोने का खतरा है।
जिन और ट्रेसी को जाने के लिए चुना जाता है और वांग तीसरे व्यक्ति के रूप में जाने की पेशकश करता है, लेकिन आंद्रे जिद करता है कि वह जाएगा और किसी अजीब वजह से ट्रेसी को घूरता है। प्रोफेसर बाकी समूह के साथ पीछे रुकते हैं और दीवार पर लिखे कुछ शिलालेखों का अनुवाद करते हैं, जिनमें जंगली लोगों का इतिहास दर्ज है। सालों पहले हर मलेरिया महामारी के दौरान वे मौत के डर में जीते थे, इसलिए उन्होंने अपने कबीले के कुछ संक्रमित सदस्यों को पकड़कर ग्योन देवता, जिसे नागा कहा जाता है, को बलि के रूप में चढ़ा दिया। लेकिन एक दिन कुछ पश्चिमी लोग उनके द्वीप पर आक्रमण कर देते हैं, उनके लोगों का अपहरण कर लेते हैं और ज्वालामुखी पर्वत में गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक पश्चिमी व्यक्ति, एक आंख वाला चिकित्सक, उस आग उगलते पर्वत से बाहर आया और ग्योन देवता के श्राप के बाद उसने उनके लोगों की बीमारियां ठीक कर दी। धीरे धीरे वे उस व्यक्ति को पसंद करने लगे जिसने उनके संस्कृति को खुले दिल से अपनाया था, और इसीलिए उन्होंने उसकी भाषा सीख ली, क्योंकि उसने भी उनकी भाषा सीख ली थी। लेकिन एक दिन जहाजों का एक बेड़ा आया और वह एक आंख वाला आदमी गायब हो गया। ज़ेरोथ को पूरा यकीन था कि यह उसका गुरु जिको ही था, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग थे जो ग्योन भाषा समझते थे और साथ ही चिकित्सा कला भी जानते थे। अचानक उसे एक विचार आया, जब चिकित्सा, जीवन और मृत्यु शब्दों ने उसे गुरु द्वारा सिखाई बात याद दिला दी। दूसरी ओर जिन, आंद्रे और ट्रेसी जंगल में सिनकोना के पेड़ की तलाश कर रहे थे। आंद्रे ने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह ट्रेसी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा, क्योंकि उसे उस पर शक था। लेकिन तभी उन्हें वह पेड़ मिल गया और वे उसकी छाल इकट्ठा करने लगे। फिर से प्रोफेसर की ओर लौटते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जिको सच में मर चुका है, क्योंकि बूढ़े आदमी की मौत से पहले ज़ेरोथ ने उसे अपने मरे हुए कुत्ते को एक साधारण इंजेक्शन से फिर से जिंदा करते देखा था, जो उसने ग्योन लोगों के ज्ञान की बदौलत बनाया था। प्रोफेसर अक्सर अमृता के बारे में बात करते थे, लेकिन उनका शोध एक संगठन से फंडेड होने के कारण उन्होंने फंडिंग जारी रखने के लिए मरने के बाद अपना शरीर उन्हें दान करने का वादा किया था। जब प्रोफेसर की दिल के दौरे से मौत हुई तो वे अंतिम संस्कार में ही शव लेने पहुंच गए। ज़ेरोथ की कहानी सुनने के बाद युआन सुझाव देता है कि शायद उनका उस अजीब द्वीप पर होना, एक आंख वाले प्रोफेसर और ज्वालामुखी के साथ सब आपस में जुड़ा हुआ है, और इसलिए वे ज्वालामुखी पर्वत की खोज करके जवाब ढूंढ सकते हैं। दूसरी ओर जिन और आंद्रे ने जरूरी पौधा पा लिया है, पर ट्रेसी आंद्रे पर बंदूक तानती है। आंद्रे को लगा वह उस पर फायर कर रही है, पर वे लाल आंखों वाले बंदरों से घिरे थे। उधर जंगली उनका इंतजार कर थक गए और डिंग को पकड़ लिया। कुछ को लगा वे भाग गए, पर युआन को उन पर भरोसा है, जबकि यांग को ट्रेसी पर शक है। ठीक उसी समय जब मोटू डिंग को खुशबूदार कबाब में बदलने ही वाले होते हैं और वह डर के मारे अपनी पैंट गीली कर रहा होता है, जिन और बाकी लोग दवा लेकर लौट आते हैं और डिंग की जान बच जाती है। जिन प्रमुख को दवा देता है और कुछ समय बाद ही उनमें सुधार के लक्षण दिखने लगते हैं, इसीलिए वह कहते हैं कि वे उनके आर्नी हैं और किसी भी तरह से उनकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। और जाहिर है जिन पूछता है कि क्या उन्हें उस द्वीप से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। प्रमुख का भाई उसे एक तरफ बुलाकर सब कुछ समझाता है और कहता है कि वह उस आदमी से कहीं ज्यादा अच्छी है जिसने उनकी जान तो बचाई थी, लेकिन उन्हें खुद का इलाज करना नहीं सिखाया। मगर वो उसे बदसूरत कहकर अपनी टीम के साथ ज्वालामुखी भेज देता है, जहाँ से सिर्फ एक काना आदमी ही जिंदा बचा था। जिन उस जंगली से डरावने बंदरों के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वे बंदर ज्वालामुखी के नीचे दबी भूमि की आत्माएं हैं, जो इंसानी घुसपैठ के बाद आजाद होकर लोगों पर कहर डा रही हैं। इसमें वो खुद भी शामिल है, जिसे अपनी बांह गंवानी पड़ी, क्योंकि बंदर के काटने के बाद वो सड़ने लगी थी। अंत में उसने चेतावनी दी कि उसकी टीम को इन बंदरों से चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना वे सड़कर पागल हो जाएंगे। जब जिन ने समूह को यह बताया तो कुछ ने इसे विज्ञान के विरुद्ध मानकर नकारा, जबकि अन्यों को लगा कि विज्ञान के पास उनके वहां फंसने का कोई जवाब नहीं है। तभी युआन बताता है कि वे शायद सिर्फ सड़े हुए जीव नहीं हैं, बल्कि प्रोफेसर और आक्रमणकारियों के आने पर उन्हीं द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। जेरस निराश और ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसके मेंटर ने अमृता के लिए जीवित प्राणियों पर प्रयोग की बात छिपाई थी। खैर, इशिगाकी कहता है कि प्राथमिकता जीवित रहना है और वह ज्वालामुखी की जांच का प्रस्ताव देता है। इस बार टीम के किसी भी सदस्य ने इस विचार का विरोध नहीं किया, क्योंकि अब तक वे सचमुच सब कुछ देख चुके हैं और एक और रोमांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाल बालों वाला लड़का जो दूसरे बॉस का दूत है, बताता है कि उसका बॉस द्वीप के पीड़ितों वाली शर्त हार गया है और वे गिलियन वेदी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रे बालों वाला लड़का लुओ ने जाहिर तौर पर शर्त लगाई थी कि टीम उस बिंदु को पार कर जाएगी, और इस बार भी वह मानता है कि जब तक युआन उनके साथ है, टीम जिंदा रहेगी।
जैसे ही लाल बालों वाला लड़का वापस आता है, जेरियस के प्रोफेसर जिको उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वह भी वही शर्त लगाएंगे जो लुओ ने रखी थी। जैसे ही लाल बालों वाला लड़का चला जाता है, जिको लुओ को बताता है कि युआन, जिस पर उसने इतनी आस्था जताई है, वास्तव में भूलने की बीमारी से जूझ रहा है, खासकर जब से उसने जिन को उस सेल से बाहर निकाला था। ये सुनकर लुओ परेशान हो गया क्योंकि वह युआन की परवाह करता है और उसे सुरक्षित देखना चाहता है। तभी एक छलावरण वाला आदमी आकर कहता है कि जिको और लुओ की ईमानदारी अब समस्या बन गई है। दृश्य फिर से द्वीप पर लौटता है, जहां एक जंगली अपनी पाइप पी रहा है, जबकि यांग उससे एक कश मांगता है, बूढ़े आदमी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। बूढ़े आदमी की घास का सिर्फ एक कश लेते ही यांग खुद को हरम की दुनिया में पाता है, जहां उसके चारों ओर बड़ी बड़ी लैटिना खलनायिकाएं हैं और जाहिर है अगले 24 घंटे तक वह उस सपने से जागने वाला नहीं है। इसी बीच युआन एक जंगली नेता से बातचीत करता है, जो उसे उन दुष्ट आक्रमणकारियों के बारे में बताता है जिन्होंने उनके लोगों को पकड़ लिया था और फिर कभी उन्हें वापस नहीं लाए। ठीक उसी समय ट्रेसी पानी से बाहर निकलती है और अपनी खूबसूरती और पतली पट्टी से ढके अपने आकर्षक अंगों से सबकी सांसें रोक लेती है। वह डिंग और वेंग से कहती है कि वे उसकी आकर्षक काया की यादों में अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, क्योंकि उनकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हालांकि जंगली नेता को लगता है कि उस टीम की सारी महिलाएं जंगली गांव की महिलाओं की तुलना में बेहद भद्दी हैं। बाद में जंगली गांव में एक पार्टी होती है और टीम के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। बहुत सारा पुराना अंगूर का रस पीते हैं और खूब मजे करते हैं। एक हाथ वाला गांव का जंगली व्यक्ति अगले दिन ज्वालामुखी की ओर जाते समय उनका मार्गदर्शक बनने की पेशकश करता है और बाद में वे तीरंदाजी का खेल खेलते हैं। एक जंगली आंद्रे को चुनौती देकर उसकी टोपी मांगता है। टोपी उतारते ही आंद्रे के लंबे सुनहरे बाल देख सब हैरान रह जाते हैं। जंगली का तीर सबको प्रभावित करता है, पर आंद्रे का सटीक निशाना सबको चौंका देता है। उधर यांग पाइप के सम्मोहन से बाहर आता है, लेकिन भूतिया बंदरों को एक जंगली को खाते देख वह चीख उठता है। युआन तुरंत उसकी आवाज सुनता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, जहां वह देखता है कि यांग अकेले ही भूतिया बंदरों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। सौभाग्य से जंगली लोग उसकी मदद करते हैं और तीरों से बंदरों पर वार करते हैं। हालांकि दुर्भाग्यवश उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी जान अब नहीं बचाई जा सकती। मुखिया का भाई कहता है कि ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए योद्धा का दाह संस्कार करना होगा, पर भतीजा विरोध करता है क्योंकि इससे उसकी आत्मा और यादें मिट जाएंगी। वह शरीर के टुकड़े करने का सुझाव देता है, लेकिन जब वह टुकड़े करने जाता है तो हिचकिचाता है। तभी योद्धा ज़ॉम्बी बनकर उसे काट लेता है और भाग जाता है। जब मुखिया का भाई भतीजे को घायल देखता है तो भतीजा झूठ बोल देता है कि उसे पत्थर से चोट लगी है। बाद में जब जिन उसकी चोटों की देखभाल करती है तो वो बताती है कि ये घाव पत्थर के नहीं, चाकू के निशान हैं। इस सब में उस लड़के का चाचा अच्छी तरह जानता है कि उसका भतीजा झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उनमें से एक आदमी उससे पूछता है कि क्या उसके अलावा कोई और बचा है, लेकिन वह कहता है कि दुर्भाग्यवश इन ज़ॉम्बियों द्वारा काटे गए गांव के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी जीवित नहीं बचा है। आमतौर पर यह इस तरह शुरू होता है कि वे अपने ही लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं और फिर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, जो आखिरकार ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन्हें मारना पड़ता है ताकि वे किसी और को नुकसान न पहुंचा दें। इस मुखिया के बहुत करीबी लोगों में से एक जो इसका शिकार हुआ था, उसका बेटा था, और ठीक उस समय जब उसके बेटे को मारना पड़ा, लड़के ने अपने पिता की आंखों में गंभीरता से देखा, जैसे कि वह उससे उसे बचाने की गुहार कर रहा हो। यह दुखद और दयनीय कहानी सुनने के बाद यांग सो नहीं पाता और युआन से पूछता है कि अगर एक दिन उसे उसकी जान लेनी पड़ी तो वह क्या करेगा, लेकिन युआन कहता है कि वह कभी भी किसी की जान लेना नहीं चाहेगा, इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता। यांग ने बहुत सारे हीरों के बारे में कुछ कहा, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं करता कि उसे क्या परेशान कर रहा है, और युआन कहता है कि वह बस अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। अगले दिन टीम उस जंगली नेता को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देती है और वह पिछली रात हुई घटनाओं के कारण ज्वालामुखी तक उनके साथ न जा पाने के लिए माफी मांगता है। हालांकि वह उन्हें बताता है कि उसका भतीजा जंगली लोगों के नए गांव प्रमुख के रूप में पदस्थापित किया जाएगा, और फिर वह उन्हें पीछे रुकने के लिए कहता है। वे बताते हैं कि उन्हें जल्दी ज्वालामुखी पहुंचना है, इसलिए वे निकलना चाहते हैं, लेकिन जंगली नेता नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि वे उसकी जाति की परंपराओं को महत्वहीन समझ रहे हैं। अनुष्ठान शुरू होता है, जिसमें पुराने गांव प्रमुख द्वारा अपने खून को एक कटोरे में डालना और फिर नए प्रमुख को वह खून पीने के लिए देना शामिल है। हालांकि यह देखा जाता है कि उस खून में कुछ संक्रमित खून मिला हुआ है, और जब यह आदमी उसे पीता है तो वह तुरंत एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसी दौरान उसका चाचा पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि यह उसके खिलाफ उसकी अंतिम बदला योजना है।
क्योंकि उसने अपने बेटे के खाने में कुछ जॉम्बी अंग डालते हुए उसे देख लिया था, जिससे उसका दिवंगत बेटा जॉम्बी बन गया था और उसे मारना पड़ा था। खैर, अब यह जॉम्बी आदमी सबको उग्र कर चुका है और पुराने गांव प्रमुख पर हमला करने ही वाला है। घंटों भागने के बाद डिंग और प्रोफेसर पाते हैं कि वे बाकी दल से अलग हो गए हैं, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती है और पता चलता है कि वह युआन है। आहट सुनते ही वे फिर झाड़ियों में छिप गए। वह जिन थी जो जाल में गिर गई और जंगली लोग आ गए। कबीले का नेता अस्वस्थ था और वे जिन को अपना रक्षक मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे ज्वालामुखी का रास्ता बताकर जाने दिया। प्रोफेसर ने लड़कों को चेतावनी दी कि जिन की तरह वे भाग्यशाली नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। नक्शे की मदद से युआन ज्वालामुखी जाने के रास्ते बताता है। फिर वे तट पर आराम करते हैं। वहां डींग की कविता से युआन को सब याद आ जाता है कि कैसे उसे लू के साथ समुद्र में फेंका गया था और पांग नाम का आदमी उसे बचाने को कह रहा था। होश आने पर उसने देखा यादें अब भी अधूरी हैं, पर किनारा छोटा हो गया था और वहां मगरमच्छ थे, तो उन्होंने उनके जाने का इंतजार किया। चूंकि वह मगरमच्छों का खाना नहीं बनना चाहता, डिंग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से मगरमच्छों से घिर जाता है और पानी के नीचे कूद जाता है। हालांकि वह भाग जाता है युआन और प्रोफेसर को पीछे छोड़कर, जैसा कि वह मोटा डरपोक है, मगर उसका बेटा पछताता है क्योंकि टीम ने उसे बचाया था। इसलिए वह युआन और प्रोफेसर की मदद के लिए रस्सी खोजता है। तभी वह सिगरेट पीते यांग से टकरा जाता है। यांग हैरान है कि वह वहां क्यों है। तभी जॉम्बी बंदर उन्हें घेर लेते हैं। यांग उनसे लड़ता है और डिंग को युआन को बचाने भेजता है। डिंग रस्सी लेकर दौड़ता है और युआन प्रोफेसर को पेड़ से लटका पाता है। वह खंभे पर तेजी से चढ़कर रस्सी उनकी ओर फेंकता है और उसे पेड़ों से बांध देता है। प्रोफेसर घिसटते हुए सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मगरमच्छों को रास्ता रोकते देख युआन रस्सी पर चलकर पानी में कूद जाता है और उनके पकड़ने से पहले भाग निकलता है। तभी एक मगरमच्छ पीछे आता है, पर यांग अचानक आकर उसे चाकू मार युआन को बचा लेता है। युआन खुश होकर शुक्रिया कहता है, पर तभी वह यांग की छाती पर खरोंच और उसकी आंखों को खून जैसा लाल होते देखता है। प्रोफेसर और डिंग अपनी जान के लिए डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यांग को जॉम्बी ने काट लिया है। इसलिए वे अच्छे से यांग से विनती करते हैं कि वह अब उनके साथ न चले। युआन के अनुसार यांग अभी छुपे चरण में है, क्योंकि उसकी क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, इसीलिए वे अब भी इलाज ढूंढ सकते हैं। वह कहता है कि उन्हें ज्वालामुखी पर डिंग से मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉम्बी का शिकार होकर यांग जैसी स्थिति में हो सकता था और कोई पीछे नहीं छूटना चाहेगा। इसीलिए वे यांग के साथ चलने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन उसे सबसे पीछे चलना चाहिए ताकि वह किसी को काट न सके। सुबह के बहुत जल्दी घंटों में आंद्रे और ट्रेसी खुद को उसी जगह पर पाते हैं और वह उसे खाने का बैग देता है, जबकि जिन, जो पूरी तरह अकेली है, किसी के द्वारा पीछे से पकड़ ली जाती है और चीख उठती है। सौभाग्य से वह सिर्फ वांग और इशिगाकी हैं और किसी तरह वे सभी जिन को बचाने की कोशिश में फिर से एकजुट हो जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह पहले से ही बाकी लोगों के साथ है। हालांकि टीम ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था कि वे जॉम्बी बंदरों से घिर जाते हैं। इसी बीच प्रोफेसर की टीम खुद को एक दलदल में पाती है और वह उन्हें बताता है कि पार जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे अपनी पीठ के बल लेट जाएं, ताकि सतह क्षेत्र बढ़ जाए और दलदल में डूबने की संभावना कम हो जाए। तैरते समय फेटसो को मकड़ी दिखी और वह घबरा गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वह डूबने लगा। उसने युआन का पैर पकड़कर न छोड़ने को कहा, पर वह युआन को भी साथ घसीटने लगा और मुश्किल बढ़ गई। सुरक्षा हेतु युआन का मन उसे छोड़ने का हुआ, पर पुरानी घटना याद कर उसने डींग के मुंह में टहनी थमाई और उसे पकड़ने को कहा। वे सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ते हुए बचाव का रास्ता ढूंढते हैं। प्रोफेसर सूखी जमीन पर बेलें जुटाने लगे, तभी यांग भी दलदल में धंसने लगा। हालांकि युआन जल्दी से खुद को सुरक्षित जगह तक ले जाता है और प्रोफेसर के साथ मिलकर बेल यांग की ओर बढ़ाता है और उसे कहता है कि वह डिंग को पकड़ ले, जबकि वे दोनों को खींचते हैं। उस पल यांग युआन में बदलाव महसूस करता है, जो एक कमजोर बच्चे के बजाय अब उनकी जान बचाने वाला एक नेता बन गया है। इसी बीच बाकी टीम बंदरों से बच निकलती है, जो ट्रेसी की बंदूक से मुमकिन हुआ। हालांकि अब सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। दूसरी ओर यांग और डिंग सुरक्षित हैं और यांग युआन को बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन प्रोफेसर और डिंग दोनों देखते हैं कि यांग की आंखें खून जैसी लाल हो गई हैं। इसलिए वे उससे कहते हैं कि वह उनका पीछा करना बंद कर दे। यह बात उसे दुखी कर देती है, लेकिन युआन कहता है कि वह उसे उस द्वीप पर कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वे जीवन भर के भाई हैं। हालांकि यांग कहता है कि बाकी लोग सही हैं
क्योंकि अब जब वह युआन को सच में अपना भाई मानता है तो वह उसे और परेशान नहीं कर सकता। लेकिन युआन कहता है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डालकर युआन को बचाया है और उनकी भाईचारे की भावना में उन्हें मिलकर उस द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी यांग युआन से जॉम्बी बनने पर उसे मारने का वादा लेता है। युआन इलाज ढूंढने की कोशिश करेगा पर नाकाम होने पर यांग की जान ले लेगा। अब यांग और युआन बाकी टीम के साथ हो लेते हैं। प्रोफेसर और डिंग को यांग की अनदेखी का अफसोस है, पर युआन उन्हें रोकता है क्योंकि वह खुद भी उस मोटे को दलदल में छोड़ने ही वाला था। इसी बीच बाकी सदस्य दलदल से बचने की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन दलदल पार कर पाई क्योंकि जंगली लोग उसे सुरक्षा देते हुए उसके साथ चल रहे थे, जबकि बाकी लोग किसी तरह अपने दलदल से जुड़े सर्वाइवल स्किल्स के कारण पार कर गए। तभी वेंग कुछ नोटिस करता है। वेंग ट्रेसी से कहता है कि उसने देखा है कि आंद्रे को उस पर क्रश है क्योंकि वह सचमुच हर जगह उसका पीछा करता रहता है, हमेशा उसके साथ ही रहने की कोशिश करता है। ये सुनकर ट्रेसी डर और चिंता महसूस करती है कि यह आदमी उसका पीछा कर रहा है और इसलिए वह दूसरों को बताती है कि एक बार एक ऑन ऑपरेशन के दौरान जिसमें एक कार्टेल शामिल था, आंद्रे के भाइयों में से एक जो कार्टेल से जुड़ा था अपनी जान गंवा बैठा, तो शायद अब आंद्रे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इशिगाकी ट्रेसी को आंद्रे से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि वह खतरनाक है। उधर युआन की टीम वहां पहुंचती है जहां पहली टीम थी। वहां खाने का बैग लावारिस पड्डा देख उन्हें शक होता है कि जरूर कुछ गड्ढबदेज हुई है, जिस वजह से वे सब खाना छोड़ डाच कर चले गए। वैसे भी उनका मुख्य उद्देश्य ज्वालामुखी की दिशा में बढ़ना था, लेकिन पहली टीम पहले ही थक चुकी है क्योंकि वातावरण ज्वालामुखी की वजह से बहुत गर्म है और वे हर मिनट डिहाइड्रेट हो रहे हैं। इस समय वेंग कहता है कि उसे बहुत प्यास लगी है और वे महसूस करते हैं कि इशिगाकी कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इशिगाकी, जिसकी उन्हें कोई खबर नहीं है, कहीं एक गुफा में बेहोश पड़ा हुआ है। इशिगाकी को खोजने की प्रक्रिया में वेंग खुद ही रास्ता भटक जाता है और पूरी टीम एक दूसरे पर उसे पीछे छोड़ने का आरोप लगाने लगती है। लेकिन जल्द ही वे सभी दलदल में गिर जाते हैं और खुद को उसी गुफा में पाते हैं जहां इशिगाकी अब भी बेहोश पड़ा है। इसी बीच युआन की टीम पहली टीम के गिरने वाली जगह पहुंची, पर यांग की हालत चक्कर आने से बिगड़ दिएच रही है। सब प्यासे हैं, तभी उन्हें एक धारा दिखी और वे नहाने लगे। प्रोफेसर को लगा कि फैसिलिटी को ज्वालामुखी से जियोथर्मल ऊर्जा मिल रही थी, पर अचानक गर्म झरने में होने के बावजूद उसे तेज ठंड लगने लगी और वह बाहर आ गया। बाकी लोग इशिगाकी की कोट पाते हैं और खुश होते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं, शायद ऊपर की ओर। जब वे पानी से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि प्रोफेसर गंभीर रूप से कांप रहे हैं और उन्हें बहुत तेज बुखार है क्योंकि डिंग के पीछे पाइपर का काम करने के बाद वह पसीने की मोटी परत से ढके हुए हैं। युआन को शक होता है कि यह मलेरिया हो सकता है और उसे याद आता है कि जिन ने जंगली लोगों के गांव में कुछ अतिरिक्त मलेरिया की दवा तैयार की थी, इसलिए वह कहता है कि उन्हें ऊपर की ओर जाना चाहिए जहां वे दूसरों से फिर मिल सकते हैं और प्रोफेसर का इलाज कर सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर अब और आगे नहीं बढ़ सकते और किसी को पीछे रुकना होगा, तो यांग यह जिम्मेदारी लेने की पेशकश करता है, यह जोड़ते हुए कि उसे लगता है उसका सुप्त काल समाप्त होने वाला है क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। लेकिन जैसे ही बाकी लोग जाने के लिए मुड़ते हैं, यांग और प्रोफेसर के पीछे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है जिसकी दोनों को भनक भी नहीं लगती। दूसरी ओर आंद्रे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसीलिए वह ट्रेसी के साथ आगे जाकर स्थिति देखने का फैसला करता है, जबकि जिन और वेंग इशिगाकी के साथ रुकते हैं। लेकिन उसे याद आया कि इशिगाकी ने ट्रेसी को चेतावनी दी थी कि वह आंद्रे के साथ अकेले न रहे, इसलिए वेंग उसे आंद्रे के साथ छोड़ना नहीं चाहता था और उसने या तो उनके साथ रुकने या आंद्रे को जिन और इशिगाकी के साथ रुकने का प्रस्ताव दिया। हालांकि ट्रेसी ने उसे चिंता न करने को कहा और इसीलिए उसने उसे सतर्क रहने के लिए कहा। जैसे ही वे खोजबीन करते हैं, उन्हें अपनी हैरानी के लिए एक मानव निर्मित सुरंग मिलती है और चौराहे पर पहुंचने के बाद वे अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। दूसरी ओर युआन और डिंग भी उसी सुविधा पर पहुंचे हैं, हालांकि वे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसे ही ट्रेसी सुरंग के एक तरफ प्रवेश करती है, उसे एक भूमिगत पावर स्टेशन मिलता है, लेकिन जल्द ही एक निर्माण मशीन उसकी दिशा में चलने लगती है और वह जान जाती है कि कोई जानबूझकर मशीन को उसकी ओर मोड़कर उस पर हमला कर रहा है। वह शुरू में सोचती है कि यह आंद्रे है और जब वह उसे ढूंढती है तो उसकी दिशा में गोली चला देती है क्योंकि जिसने उस पर पहले हमला किया था वह एक क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहा था। हैरान और गुस्से में आंद्रे उसे खत्म करने के लिए क्रॉसबो से तीर चलाता है। ट्रेसी की गोलियां लगभग खत्म होने वाली हैं और वह आंद्रे से छुप रही है जो उसे मारने आया है।
दोनों की गोलीबारी देख डिंग और युआन हैरान हैं कि इस नाजुक मौके पर इन्हें कैसे रोका जाए। ट्रेसी उसे ड्रग माफिया कहती है, जबकि आंद्रे खुद को असली इंटरपोल बताकर ट्रेसी पर ही माफिया के लिए काम करने का आरोप लगाता है। युआन ट्रेसी को समझाने की कोशिश करता है कि गोली आंद्रे ने नहीं चलाई थी, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो वह खाना श्रेडर में फेंकने की धमकी देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़-डेचने में ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वह उन्हें समझदारी भरा फैसला लेने के लिए गिनती सुनाता है, जबकि डिंग विनती करता है क्योंकि खाना उसके लिए ऑक्सीजन से भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसी बीच गुफा में वेंग भूख के कारण शुगर लेवल कम होने के लक्षण दिखाने लगता है, इसलिए जिन उसे वह फल देती है जिसे इशिगाकी के लिए बचाकर रखा गया था। हालांकि वह उसे बताता है कि वह केवल आधा ही खाएगा, क्योंकि उसके दादा ने उसे बौद्ध तरीके से सिखाया है कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और केवल उतना ही लेना चाहिए जितना जीवित रहने के लिए जरूरी हो। इसी समय युआन और बाकी लोग जिन और उसके साथियों से फिर मिल जाते हैं। जब जिन इशिगाकी की देखभाल कर रही होती है, युआन उससे कहता है कि वह उसके साथ चले, क्योंकि प्रोफेसर और यांग दोनों ही बीमार हैं। प्रोफेसर को मलेरिया है और यांग को जॉम्बी वायरस। डिंग सोचता है कि वह जॉम्बी वाली बात इतनी ईमानदारी से क्यों बता रहा है, लेकिन जिन दोनों को बचाने के लिए बहुत उत्साहित है, इसलिए वह कहती है कि वांग भी उनके साथ चलेगा ताकि पुरुषों को उठाने में मदद मिल सके। हालांकि युआन कहता है कि उनकी जगह आंद्रे को उनके साथ जाना चाहिए, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तब आंद्रे तीनों को अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। घंटों बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता, पर दीवार में फंसा यांग का चाकू मिलता है। आंद्रे को लगा इसे जानबूझकर रखा गया था। चाकू ऊंचा होने के कारण आंद्रे को कूदना पड़ा, जिससे वे समझ गए कि यांग अपने कद की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। आंद्रे ने पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि लैब में संघर्ष या बिखरे खाने के निशान नहीं थे, जिससे लगा कि वे सुरक्षित हैं। लौटते समय ट्रेसी को लगा कि बंदूक से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि वह आंद्रे पर निशाना चूक गई, जो कभी नहीं होता। बेचारा डिंग बुरी तरह से उससे गुहार लगा रहा है कि वह बंदूक दूर रखे, इससे पहले कि वह उसे कुंवारा ही जल्दी कब्र में पहुंचा दे। जब युआन और उसके लोग पहुंचते हैं तो वे बाकी सदस्यों को बुरी खबर बताते हैं, लेकिन तभी इशिगाकी को होश आ जाता है। वह उनके साथ लैब का पता लगाने के लिए शामिल होता है और रास्ते में नोट करता है कि युआन अब कुछ अलग लग रहा है, और उसे यह एहसास कराता है कि अपनी सारी दौलत और टेक कंपनी चलाने के ज्ञान के बावजूद वह उनके लिए पूरी तरह से बेकार है। वे लैब में पहुंचते हैं और इशिगाकी कहता है कि इतनी बड़ी संरचना केवल धन से, बिना सरकारी हस्तक्षेप के नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वह सोचता है कि यह कैसे संभव है। इससे युआन को लगा कि द्वीप पर भारी मशीनें सिर्फ जहाज से आती हैं, तो यहाँ एक बंदरगाह जरूर होगा। भले ही वह बाहर निकलने का रास्ता हो, वे उसे बिना सोचे समझे नहीं ढूंढ सकते, पर इशिगाकी को लगता है कि लैब में वहां का नक्शा मिल सकता है। इसलिए युआन कहता है कि उनका मुख्य लक्ष्य लैब में दवाइयां, नक्शे और अन्य संबंधित जानकारी खोजना है। लेकिन जैसे ही वे पहला दरवाजा खोलते हैं, उन्हें वहां एक शोधकर्ता का कंकाल मिलता है, और फिर उन्हें वहां कुछ सुपर कंप्यूटर तक पहुंच मिल जाती है। इशिगाकी उनमें से एक को चालू करता है और अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह मास्टर कंप्यूटर को देखता है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश उसमें पासवर्ड की जरूरत होती है और उसमें 1 ट्रिलियन संभावित संयोजन है, जिसे हैक करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। हालांकि उसे अपने 40 अक्षरों वाले संयोजन पासवर्ड को क्रैक करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है और वह काम पर बैठ जाता है, जबकि बाकी लोग उसकी देखरेख में आगे खोजबीन करते रहते हैं। ट्रेसी, जिन और डींग एक जैव अनुसंधान क्षेत्र में जाते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी बंदर कुछ टेस्ट ट्यूबों में है, जबकि युआन, आंद्रे और वांग इमारत के एक अन्य हिस्से में जाते हैं और गलती से अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। हालांकि वे उसे तोड़ देते हैं और बंद कर देते हैं और खुद पर गर्व महसूस करते हैं। वे एक लॉकर रूम में कुछ जैविक सुरक्षा सूट पाते हैं, जबकि युआन को एक अमेरिकी सैन्य सैनिक का कार्ड मिलता है, जिससे वह सोचने लगता है कि मृत्यु दर से संबंधित पूरे प्रयोग के पीछे जरूर कोई छुपा हुआ कारण रहा होगा। तभी वांग कुछ बौद्ध मंत्र बुदबुदाता है और आंद्रे के पूछने पर वह बताता है कि उसे उन पीड़ित ग्रामीणों को पीछे छोड़ने का बुरा लग रहा है। आंद्रे को लगा कि इसका दिमाग मुश्किल में खुद को खत्म करने के लिए बना है। उसने उसे दया की बातें बंद करने को कहा, क्योंकि सबको साथ ले जाने से उनके बचने के चांस कम हो जाते, पर वो नहीं माना। तभी युआन ने कुछ गलत महसूस किया। उसने उसे सच बताने को कहा। तब वांग ने बताया कि वो दिमागी बीमारी की दवा लेता है और मैरी जेन के बिना उसके न्यूरॉन्स हवाई जहाज मोड पर चले जाते हैं। इसके साथ ही उसका मन उस समय की ओर चला गया जब वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था
जो अपने पिता को खुश करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अपनी कमर तोड़ रहा था, जिसने उससे कहा था कि वह एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना पूरा करे। हालांकि तनाव इतना ज्यादा था कि उसकी टीम के सदस्य उसे बॉल थमा देते थे, फिर भी उसकी घबराहट उसे आगे नहीं बढ़ने देती थी। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन उसके कोच ने उसकी मदद की और उसे एक मनोवैज्ञानिक से सलाह मिली, जिसके दौरान उसे दवा मिल गई। उसकी कहानी सुनने के बाद आंद्रे कहता है कि वह जो कुछ भी झेल रहा है वह उसके लिए अनजाना नहीं है, क्योंकि उसके सैन्य सहयोगियों में भी ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और उन्हें लंबे समय तक दवाओं पर रहना पड़ता है। वे उसे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तभी इशिगाकी रास्ता बंद होने की बात कहता है और उन्हें मुड़ना पड़ता है। वे एक हॉल में पहुंचते हैं जहां कई कंकाल बैठे हुए मिलते हैं। शायद ये शोधकर्ता थे जिनकी खाना खाते समय अचानक मौत हो गई। आगे बढ़ते ही उन्हें एक निजी डाइनिंग रूम और वहां एक आदमी मिलता है, पर पास जाने पर पता चलता है कि वह एक डरावना ज़ॉम्बी है। इसी बीच जिनकी टीम को दवा की दुकान तो मिली, पर यांग के लिए कुछ नहीं मिला। जिन एक और कमरे में जाती है और वहां एक अधूरे प्रयोग वाली लाश देख चीख पड़ती है। उधर युआन वैज्ञानिक को मृत बताता है, पर आंद्रे कहता है कि उसने कई लाशें देखी हैं और वे इस आदमी जितनी खुश नहीं होती। वांग असहज हो जाता है क्योंकि उसकी धार्मिक मान्यताओं में शवों से छेड़छाड़ गलत है, इसलिए वह उनसे मृतकों का सम्मान करने और हाथ न लगाने की विनती करता है। इसी बीच युआन को मुख्य शोधकर्ता का आईडी कार्ड मिलता है जो उन्हें आंतरिक कक्ष तक पहुंचा सकता है। हालांकि उसे एक नोटबुक मिलती है, लेकिन उसके पन्ने पलटे हुए हैं और तभी आंद्रे वांग के ठीक पीछे एक आकृति को दौड़ते हुए देखता है। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है और आंद्रे नोटबुक लेकर भागने ही वाला होता है, पर युआन उसे वहीं छोड़ने को कहता है। किताब के पीछे उसे कोड जैसे कुछ शब्द मिलते हैं। रास्ते में जिन और बाकी लोग चर्चा करते हैं कि इंसानी प्रयोग कितने अमानवीय हैं, तभी उनके ऊपर से एक परछाई गुजरती है जिसे कोई नहीं देखता। अचानक उनके बीच एक ग्रेनेड गिरता है और ट्रेसी सबको लेटने को कहती है। धमाके से युआन और बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं और ट्रेसी समझ जाती है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जाहिर है उसे लगता है कि यह आंद्रे है, लेकिन जिन उसकी भावना से सहमत नहीं है, उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसे ट्रेसी सुरक्षित मानती है। वह हमलावर का ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाने को कहती है ताकि जिन और डिंग कार्ड स्वाइप कर सकें, पर पहले भागने वाला सबसे ज्यादा खतरे में होगा। डिंग कार्ड होने के कारण पहले जाने को तैयार होता है क्योंकि वह और ऑनरा पॉइंट्स कमाना चाहता है, पर दौड़ते समय हमलावर का एक तीर उसके कान में लग जाता है। इसके बावजूद डिंग सफलतापूर्वक एक्सेस कार्ड स्वाइप करता है और लड़कियों के गुजरने के लिए गेट खोल देता है, लेकिन जब वे अंदर चली जाती हैं और उसे गेट बंद करने की बारी आती है तो दुर्भाग्यवश डिंग लकवाग्रस्त हो जाता है और हिल नहीं पाता, जिससे वह वहीं बाहर ही रह जाता है। इसके बाद महिलाएं एक गुप्त कक्ष खोजती हैं और उसमें खुद को बंद कर लेती हैं, लेकिन अचानक पाइपों के जरिए जहरीली गैस अंदर आ जाती है और लड़कियां बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है और उसी पल वे बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद धुआं वेंट्स के जरिए खींच लिया जाता है और हमलावर दरवाजा खोल देता है। दूसरी ओर युआन और वांग सोच रहे थे कि अभी अभी कौन सा धमाका हुआ है, इसलिए वे जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां इशिगाकी था और उससे पूछा कि लड़कियों और डिंग के साथ क्या हुआ। उसने फिर कबूल किया कि आंद्रे ही था जिसने उन पर ग्रेनेड से हमला किया था और उसने धुंधले तौर पर देखा था कि वही आंद्रे उन्हें एक ट्रॉली में ले जा रहा था। दुर्भाग्यवश इशिगाकी देख नहीं सका और उसके पास सभी कैमरों की पहुंच भी नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि आंद्रे लड़कियों को कहां ले गया, क्योंकि आंद्रे जाहिर तौर पर मॉनिटर कैमरों की कवरेज से बाहर काम कर रहा था, चूंकि वह इस वेयरहाउस की व्यवस्था जानता था। मगर युआन निश्चिंत है क्योंकि आंद्रे अब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने बस लड़कियों को पकड़ा है, इसलिए वे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। इशिगाकी ने सोचा कि एडमिन पासवर्ड ढूंढना अच्छा रहेगा, लेकिन युआन ने उसे उन शोधकर्ताओं के पर्यवेक्षक की नोटबुक थमा दी और फिर उसने कहा कि उसमें लिखे शब्दों में कुल 40 अक्षर हैं, जो निश्चित ही एडमिन अथॉरिटी के लिए पासकोड होना चाहिए। तुरंत ही उसने उसे टाइप कर दिया और सिस्टम ने उससे लेवल 2 ऑथेंटिकेशन चालू करने के लिए कहा, जिसमें पर्यवेक्षक की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स की आवश्यकता थी। अब जब पर्यवेक्षक वापस कैंटीन में था और उसका शरीर अजीब तरह से पूरी तरह सही सलामत लग रहा था, तो वे अभी भी उसके फिंगरप्रिंट्स प्राप्त कर सकते थे। दुर्भाग्यवश अगर फिंगरप्रिंट्स दर्ज नहीं किए गए तो सिस्टम 10 मिनट में खुद को नष्ट करने वाला था और कैंटीन 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति समय पर वापस नहीं पहुंच सकता था। वांग अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाला था,
लेकिन युआन ने उसे वापस बुलाया, ये कहते हुए कि वही उनकी एकमात्र उम्मीद है और वही सबको बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि वह एक पेशेवर एथलीट है और वह दूरी आधे से भी कम समय में तय कर सकता है। वांग कहता है कि वह यह नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बौद्ध है जो मृतकों के शव का सम्मान करने में विश्वास रखता है, लेकिन युआन उसे बताता है कि सूत्रों में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से भी बड़ा पुण्य है, यानी 7 लोगों की जान एक शव से कहीं अधिक मायने रखती है। इशिगाकी ने भी एक कहानी साझा की जिसमें बुद्ध 500 व्यापारियों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे और समुद्री डाकुओं से सामना हुआ जो हत्या और चोरी कर रहे थे। लेकिन चूंकि बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई पाप करे और नरक जाए, इसलिए बुद्ध खुद अकेले आगे बढ़े और समुद्री डाकुओं को स्वयं दंडित किया और व्यापारियों को नरक में जाने से बचा लिया। इस कहानी की शिक्षा यह थी कि स्वयं बुद्ध दूसरों के लिए पाप करने और नरक जाने को तैयार थे और वांग को भी दूसरों की भलाई के लिए कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसकी आत्म धार्मिकता से कहीं अधिक सम्मानजनक होगा। वह शॉर्टकट से भागा और वे कैमरों से उसे गाइड कर रहे थे। रसोई में उसने चाकू उठाया, पर लाश को देख वह घबरा गया और चाकू गिरा दिया। युआन और इशिगाकी हैरान थे क्योंकि वांग को अंदर गए 1 मिनट हो चुका था और वह बाहर नहीं आया था, और जब उन्होंने वांग को रोते हुए सुना कि वह सबको निराश कर चुका है तो इशिगाकी नाराज हो गया और उसे इतना महत्वपूर्ण काम सौंपने का पछतावा हुआ। हालांकि युआन को अब भी उम्मीद थी। उसने वांग को इतनी जोर से पुकारा कि हर तरफ सुनाई दे और उसे याद दिलाया कि कैसे वह पुलिस वाले को लाने में असफल रहा था। पर कोच के प्रोत्साहन और खुद को साबित करने की बात सुनकर उसने दौड़ना शुरू किया। वांग ने रोना बंद किया, हिम्मत जुटाई और जीजान से भागने लगा क्योंकि वह अपना हाथ कटते हुए नहीं देख सकता था। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसकी दौड़ने की रफ्तार पिछली बार की तुलना में लगभग दोगुनी थी। लेकिन रास्ते में वांग ने आंद्रे को देखा और चिल्लाया और आंद्रे पूरी तरह से खोया और उलझन में दिख रहा था, लेकिन उसने वांग के साथ कुछ नहीं किया। हालांकि काउंटडाउन तेज होता जा रहा था क्योंकि सिस्टम आत्म विनाश प्रक्रिया की तैयारी कर रहा था, लेकिन काउंटडाउन खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे कि वांग ठोकर खाकर गिर गया और उसके बाद जॉम्बी भी जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसने खुद को तुरंत संभाल लिया जबकि युआन उसकी ओर दौड़ रहा था और फिर उसने जॉम्बी का हाथ उठाया, जितना ऊंचा कूद सकता था कूदा, और काउंटडाउन खत्म होने से कुछ मिलीसेकंड पहले ही उसने उसे फिंगरप्रिंट स्कैनर पर पटक दिया। यही हमें वीडियो के अंत तक ले आता है। क्या वे समय रहते बच पाए? क्या आंद्रे वाकई वही आदमी है जो उनकी जान के पीछे पड़ा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अंत तक देखा है तो कमेंट में ज़ॉम्बी सॉस लिखें।